ओके, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज आइसलैंड बायोजियोग्राफी। इसमें एक वर्ड आया है बायोजियोग्राफी। आइसलैंड बायोजियोग्राफी को स्टडी करने से पहले हमें बायोजियोग्राफी का मीनिंग पता होना चाहिए। आप सभी को पता है बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैटर्न ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायो जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्पीसीज की जो स्पीसीज है वो जियोग्राफिकली अर्थ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड रीजन फॉर देयर पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनका रीजन क्या है कि इस पैटर्न में आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी की स्टडी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो जियोग्राफी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसीज का आइसलैंड के ऊपर, इसको प्रपोज किया था, इनका कैसे पैटर्न प्रेजेंट होता है उसको प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट थे। एक था इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैकआर्थर एंड ईओ विल्सन प्रपोज द थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी। मेनली हम इसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी। इसको प्रपोज किया था मैकआर्थर एंड विल्सन ने प्रपोज किया था। तो इस थ्योरी की बात करें, मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी की बात करें, तो इस थ्योरी में प्रपोज किया था कि जो नंबर ऑफ दो स्पीसीज है एनी आइसलैंड, किसी भी आइसलैंड पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होगी उसको डिटरमाइन करता है बाय ए बैलेंस बिटवीन दी रेट एट विच न्यू स्पीसीज कोलोनाइज। एक तो आपका डिपेंड करता है कि किस रेट से न्यू स्पीसीज कोलोनाइज हो रही है उस आइसलैंड के ऊपर, एंड द रेट एट विच पॉपुलेशन ऑफ एस्टिवलाइज्ड स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, कि किस रेट से जो स्पीसीज है वो आपकी एक्सटिंक्ट हो रही है। इन दो बेसिस पे क्या बता सकते हैं कि उस आइसलैंड पे कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होगी, दैट मीन्स कितनी स्पीसीज डायवर्सिटी प्रेजेंट होगी। वो डिपेंड करती है दो चीज के ऊपर कि कितने रेट से वो आपकी क्या हो रही है, कोलोनाइज हो रही है, और किस रेट से आपकी क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। कोलोनाइज मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पे कोलोनाइज हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है, और कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज की क्या हो रही है, वहाँ पे डेथ हो रही है। इन दो बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि उस आइसलैंड पे कितनी डिफरेंट टाइप की क्या होती है, स्पीसीज प्रेजेंट होती है। तो इसमें एक डायग्राम है कि एक एक्स एक्सिस है, जैसे किसी भी ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं तो दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक आपका वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ स्पीसीज, की किस रेट से जो स्पीसीज है वो आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप सभी को पता होगा जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं वहाँ पे दोनों एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है। तो जैसे ही हम एक्स एक्सिस पे इंक्रीज करें या वाई एक्सिस पे इंक्रीज करें तो दोनों एक्सिस पे जो उनकी वैल्यूज है वो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसे हम मूव करेंगे इस एक्स एक्सिस पे तो नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। मान लो आपकी नियर दी मीट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे मान लो कि आपकी जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे मान लो एक स्पीसीज प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लो 2 स्पीसीज है, 3 है, 4 है, मान लो यहाँ पे टोटल कितनी है, 10 स्पीसीज है आपकी प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें सेकंड, एक मिनट, तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं, वहाँ पे हमने वैल्यूज क्या बताई, जीरो, और मान लो हमने मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्पीसीज बताए कि 10 स्पीसीज क्या है उस आइसलैंड के ऊपर प्रेजेंट है। वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ स्पीसीज, रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ स्पीसीज, किस रेट से जो स्पीसीज है उसके नंबर क्या हो रहे हैं, आपके चेंज हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम इस ग्राफ में, आपको ग्राफ को रिलेट करना आना चाहिए कि आपकी कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें 1 2 3, तो जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ रेट ऑफ जो चेंज है वो भी क्या होता है, आपके इंक्रीज होते हैं। दैट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ स्पीसीज को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पीसीज है वो भी क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। मान लो यहाँ पे एक स्पीसीज थी, यहाँ पे आपका रेट ऑफ एक्सटिंक्शन था, ये आपका मान लो जीरो है। जैसे आपकी दो स्पीसीज प्रेजेंट थी, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मान लो आपका 1 है,
जैसे आपकी स्पीसीज 3 हुई, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मान लो आपका 2 है, तो अगर इसमें हम ग्राफ इन दोनों के रिलेशन को जब हम ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो हमें जो रिलेशनशिप है वो कैसा मिलेगा, हमें प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मिलेगा। दैट मीन्स जैसे हम नंबर ऑफ स्पीसीज को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, तो आपका जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है इट ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम किसी भी वैल्यू को, जैसे आपकी एक्स वैल्यू है या आपकी वाई वैल्यू है, अगर एक्स को इंक्रीज करें तो वाई भी इंक्रीज हो, या फिर एक्स को डिक्रीज करें तो वाई भी डिक्रीज हो। दैट मीन्स एक्स और वाई का आपस में प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक को इंक्रीज करें तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा भी जो है आपका डिक्रीज है। दैट मीन्स दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें और आपके रेट ऑफ एक्सटेंशन की बात करें कि कितनी स्पीड से आपका एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं, वो दोनों क्या होंगे, आपके इंक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो इस थ्योरी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगी, वैसे ही जो रेट ऑफ जो एक्सटेंशन है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। दैट मीन दोनों क्या आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है, जब आपकी नंबर ऑफ स्पीसीज मान लो एक स्पीसीज प्रेजेंट है, तो आपका जो इमिग्रेशन का रेट है उसका इसी ग्राफ पे अगर हम रेट ऑफ प्लॉट करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लो मैक्सिमम क्या होगा, मान लो 10 जो है रेट ऑफ चेंज, एकदम से 10 जो स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज है, वो क्या होगी, आपकी इमिग्रेंट होगी। तो आपकी जितनी कम स्पीसीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका इमिग्रेशन है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे 10 नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, यहाँ पे जो रेट ऑफ जो इमिग्रेशन है वो एक ही स्पीसीज क्या कर रही है, आपकी इमिग्रेंट कर रही है। तो अगर हम इमिग्रेशन में और आपके नंबर ऑफ स्पीसीज के अंदर हम रिलेशनशिप की बात करें तो कैसे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही हम नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, जब हम नंबर ऑफ जो स्पीसीज आपकी क्या है कम होगी, तो आपका जो इमिग्रेशन है वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो आपका इमिग्रेशन और स्पीसीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगी तो इमिग्रेशन रेट डिक्रीज होगा, और जैसे इमिग्रेशन रेट इंक्रीज होगा तो आपकी जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू मैक आर्थर एंड विल्सन थ्योरी ऑफ आइसलैंड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस पे जैसे अगर हम रीजन की बात करें तो आप एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि मान लो कोई भी एक आइसलैंड है, ठीक है, एक आइसलैंड पे क्या है, आपकी ओनली एक सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट है, और एक आइसलैंड पे मान लो क्या है, आपकी 10 स्पीसीज प्रेजेंट है। तो 10 स्पीसीज प्रेजेंट है, यहाँ पे इमिग्रेशन आपकी जो बाहर से जो स्पीसीज आएगी वो कम इमिग्रेंट करता है, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट है, वो ज्यादा उन रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही है, तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन का होगा वो कम होगा। बट एक रीजन की बात करें जहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज ही प्रेजेंट है, तो कम स्पीसीज होने के कारण जो बाहर से अदर जो स्पीसीज है वो यहाँ पे आके रह सकती है और अपने नंबर को क्या करती है, इंक्रीज कर सकती है। तो यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम होगी तो वहाँ पे बाहर से जो इंडिविजुअल्स है वो ज्यादा आके रहना स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स इमिग्रेशन ज्यादा होगा। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कोई एक घर है या फिर एक जो विलेज है, उस विलेज में क्या है, एक सिंगल ही होम है, तो वहाँ पे एरिया ज्यादा हैबिटेट ज्यादा प्रेजेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज वहाँ पे आके क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकते हैं, हैबिटेट को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बट एक बात करें, मान लो कोई एक मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी में पहले ही क्या है, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन होगा वो क्या होगा, आपका कम होगा एज कम्पेयर टू विलेज। तो जितना कम स्पीसीज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपका इमिग्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल्स कम है, एक सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट है, एरिया हैबिटेट ज्यादा प्रेजेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इमिग्रेशन होगा। और जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी उतना ही कम क्या होगा, आपका इमिग्रेशन होगा। अब हम बात करें आपके एमिग्रेशन की या एक्सटेंशन की बात करें, तो आपकी जितने ज्यादा स्पीसीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन की होगा, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक ही स्पीसीज प्रेजेंट है, तो एक ही स्पीसीज है, रिसोर्स ज्यादा है, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो आपके जो एक्सटेंशन जो रेट है वो बहुत कम होगा। सेकंड कंडीशंस की बात करें, यहाँ पे मान लो आपकी 10 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, तो 10 डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है वो सेम रिसोर्स को अगर यूटिलाइज करेगी तो आपस में इनके बीच में क्या होगा, आपका कंपटीशन अराइज होगा। ड्यू टू कंपटीशन एक जो स्पीसीज है अदर स्पीसीज को क्या कर देगी, आपकी एक्सक्लूड कर देगी, अकॉर्डिंग टू कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या गोज प्रिंसिपल की बात करें। तो आपकी जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, और जितनी कम स्पीसीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एमिग्रेशन होगा। आई होप आपका ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, और इसी कंसेप्ट से आपके क्या होंगे ट्यूशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मान लो अगर इसको मैं ए वर्ड लिख दूं तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अगर मैं बी लिखूं तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक्सटेंशन
ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे मान लो आपका सी लिख दूँ तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान ली एक जो पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, दैट मीन्स स्पीसीज कुल को क्या करेगा आपका रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे अगर मैं डी लिख दूँ तो डी आपका रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज। दैट मीन्स इस टाइम पे आपके जो इमिग्रेशन है और जो एक्सटेंशन है वो दोनों क्या होंगे आपके सेम होंगे। दैट्स वाई इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है। इसके अलावा जो आपका दो फिजिकल फीचर्स है जो आपके आइसलैंड को फर्दर इफेक्ट करते हैं, आपके इमिग्रेशन को और एक्सटेंशन को क्या करते हैं आपके इफेक्ट करते हैं। एक जो फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ द मेन आइलैंड। मेन आइलैंड का जो साइज है वो भी क्या करता है आपके इमिग्रेशन और एक्सटेंशन रेट को क्या करता है आपका इफेक्ट करता है। और सेकंड जो फैक्टर है फिजिकल जो फीचर्स है जो आपके इमिग्रेशन और एक्सटेंशन रेट को क्या करता है इफेक्ट करता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दी मेन लैंड। की मेन लैंड से अदर जो मेन लैंड है उसका डिस्टेंस कितना है। ये दो जो फिजिकल फैक्टर्स है इट ऑल्सो इफेक्ट दी इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन रेट। फर्स्ट हम बात करते हैं आपके एक्सटेंशन इफेक्ट ऑफ साइज। आपका जो साइज है वो कैसे इफेक्ट करता है आपके इमिग्रेशन और एक्सटेंशन रेट को। जैसे अगर हम बात करें कि अगर जो स्मॉल आइसलैंड होगा, कोई भी आइसलैंड अगर स्मॉल होगा तो उसके अंदर जो हायर रेट क्या होगा आपका एक्सटेंशन रेट होगा एज दे जनरली कंटेन, क्योंकि उनके पास क्या होंगे फीवर रिसोर्स प्रेजेंट होंगे, लेस डाइवर्स हैबिटेट होगी, आपके फोर कॉलोनाइज और स्पीसीज पार्ट है। जैसे अगर हम बात करें मान लो कोई एक कंट्री है, ठीक है, एक अनदर कंट्री है, मान लो इंडिया की बात करेंगे कि मान लो आपकी इंडिया कंट्री है, ये मान लो आपकी अमेरिका कंट्री है। तो मान लो अमेरिका जो कंट्री है, मान लो लार्ज कंट्री, मान लो ये कंट्री है जिसका साइज क्या है आपका लार्ज साइज है, लार्ज आइसलैंड है, लार्ज हैबिटेट है। तो वहाँ पे हैबिटेट ज़्यादा होगी, तो हैबिटेट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो रिसोर्स होंगे वो भी क्या होंगे आपके ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा रिसोर्स होंगे तो उनके लिए इंडिविजुअल जहाँ पे जो स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट है उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्या होगी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। एक बात करें एक कोई भी एक आइसलैंड है उससे क्या है स्मॉलर हैबिटेट प्रेजेंट, दैट मीन्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी कम होगी, फ्यूअर रिसोर्स प्रेजेंट होंगे, वो रिसोर्स ही क्या करेंगे आपके जो स्पीसीज होगी यूटिलाइज करेंगे। तो सेम फ्यूअर रिसोर्स होने के कारण लेस रिसोर्स प्रेजेंट होने के कारण उनके अंदर जो एक्सटेंशन का रेट है वो क्या होगा आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लार्जर आइसलैंड। देखो इसको एक अनदर एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि मान लो ये कोई भी एक विलेज है, ये और एक आपकी कोई भी सिटी है। यहाँ पे विलेज में क्या है एक सिंगल, मान लो हम ओनली साइड से रिलेट कर रहे हैं, आपकी बेनिफिट से रिलेट कर रहे हैं, वहाँ पे कितने ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट्स है, कितने ज़्यादा वहाँ पे आपकी केयर प्रेजेंट है। तो मान लो एक विलेज है, विलेज के अंदर एक स्मॉल हॉस्पिटल है और एक आपका सिटी है, सिटी के अंदर क्या है एक आपका बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारी एडवांस जो आपकी बेनिफिट्स है, आपकी जो डिजिट्स है, आपकी जो डिजिटल आपकी जो केयर है वो सभी प्रेजेंट है उस हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर हम बात करें विलेज की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल आपका स्मॉल जो आपकी बात करें प्राइमरी जो हेल्थ है वही प्रेजेंट है, कोई हाई टेक कोई भी आपकी फैसिलिटी प्रेजेंट नहीं है। बट सिटीज की बात करें तो आप हाई टेक फैसिलिटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन का रेट होगा वो कम होगा क्योंकि यहाँ पे केयर ज़्यादा प्रेजेंट है। बट यहाँ पे केयर कम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा आपका एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे स्मॉल आइसलैंड होगा, मान लो एक आपका ये लार्ज आइसलैंड है, ये आपका स्मॉल आइसलैंड है, तो स्मॉल आइसलैंड में स्मॉल हैबिटेट होने के कारण, स्मॉल हैबिटेट होने के कारण यहाँ पे जो रिसोर्स होंगे वो भी क्या होंगे आपके कम होंगे। जैसे अगर हम बात करें रिसोर्स की बात करें, जैसे आपके फूड की बात करें तो आपका स्मॉल आइसलैंड है तो यहाँ पे जो फूड होगा वो कम होगा, दैट मीन्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम होगी। इंडिविजुअल यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फूड कम हो जाएगा, फूड कम होने के कारण उनके बीच में क्या होगा कंपटीशन होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो क्या होगी आपकी कम प्रेजेंट होगी। वाइल अगर हम बात करें लार्ज आइसलैंड की बात करें तो लार्ज आइसलैंड में क्या है लार्ज हैबिटेट प्रेजेंट है, लार्ज हैबिटेट प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो फूड रिसोर्स है वो भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी सर्वाइव कर सकती है, इनहिबिट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई लार्ज जो हैबिटेट है वहाँ पे जो स्पीसीज के जो नंबर है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। तो लार्ज के अंदर मान लो कोई भी लार्जर एरिया है तो यहाँ पे एक स्पीसीज मान लो यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, सेकंड जो स्पीसीज है वो आपकी यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, वो अदर फूड रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही है, अदर फूड रिसोर्स को क्या कर रही है यूटिलाइज कर रही है। लार्ज हैबिटेट होने के कारण जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। और जहाँ पे स्मॉल हैबिटेट होगा, स्मॉल आइसलैंड होगा तो वहाँ पे रिसोर्स फूड रिसोर्स कम होंगे, अपॉर्चुनिटीज कम होगी, जिसके कारण वहाँ पे जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो क्या होगी आपकी फीवर प्रेजेंट होगी।
ठीक है। अब डायग्राम की हेल्प से इसको हम स्टडी करते हैं कि नंबर ऑफ जो स्पीसीज है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट ऑफ इमिग्रेशन, कि किस रेट से वो आपके क्या कर रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपका जो आइसलैंड, इसमें सेकंड लिखा हुआ है कि आपके सेकंड जो बेस है दैट इज दी आइसलैंड, मेन आइसलैंड से कितने डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, वो आपके नियर दी आइसलैंड प्रेजेंट है या आपके फार आइसलैंड प्रेजेंट है। कि मान लो अगर हम बात करें कि आपका ये मेन आइसलैंड है, दैट वन इज मेन आइसलैंड, और ये कोई है आपका नाइस बोरिंग एलिमेंट आइसलैंड है, नाइस बोर आइसलैंड कोई भी पड़ोसी आइसलैंड है। अगर मेन आइसलैंड के अंदर और आपके नाइबोरिंग आइसलैंड के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस क्या है आपका, फार डिस्टेंस है, दैट मीन्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे जो इमिग्रेशन होगा वो क्या होगा आपका, बहुत कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपका ज़्यादा है। बट अगर हम एक आइसलैंड की बात करें, ये आपका मेन आइसलैंड है, ये आपकी सेकेंड कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन में मेन आइसलैंड और आपके नाइसबोरिंग आइसलैंड के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस अगर क्या हो आपका नियर प्रेजेंट होगा, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, स्मॉल डिस्टेंस प्रेजेंट होगा आपकी नाइसबोरिंग आइसलैंड के बीच में। यहाँ पे आइसलैंड के बीच में, दो आइसलैंड के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है उनके अंदर जो इमिग्रेशन होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि मान लो कोई भी एक फीमेल है, उसका जो ससुराल है वो मान लो सेम डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वो क्या करेगी, जल्दी से जल्दी बहुत कम टाइम में क्या करेगी, अपने ससुराल का भी मायके जाते आते करेगी। बट मान लो उसका लॉन्ग डिस्टेंस, मान लो 180 किलोमीटर है, मान लो जहाँ पे जाने के लिए 8-10 घंटे का टाइम लगता है, तो सोचेगी कि हमें कुछ जाना नहीं जाना। तो इसी तरह से जो स्पीसीज है एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड पे तभी माइग्रेट करती है जब उनका जो डिस्टेंस है स्मॉल होगा। तो नंबर ऑफ स्पीसीज, अगर हम माइग्रेशन इमिग्रेशन की बात करें, तो इमिग्रेंट जब करेगी जब उनके बीच में, दो आइसलैंड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका जो इमिग्रेशन है वो क्या होगा आपका, बहुत कम होगा। तो इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, यहाँ पे आपकी 1 स्पीसीज या 2 है, तो जितनी कम स्पीसीज होगी और आइसलैंड क्या होगा आपका नियर होगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर इमिग्रेशन होगा। अगर आइसलैंड दूर होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज का जो इमिग्रेशन है वो क्या होगा आपका, कम होगा एज कम्पेयर टू नियर आइसलैंड। ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पीसीज, सबसे ज़्यादा कम माइग्रेट करेगी जब आइसलैंड क्या होगा आपका नियर होगा। तो जितना ज़्यादा नियर आइसलैंड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका इमिग्रेशन होगा, और जितना ही फार क्या होगा आपका आइसलैंड प्रेजेंट होगा मेन आइलैंड से, उतना ही कम क्या होगा उसके अंदर इमिग्रेशन होगा। तो दो फैक्टर हमने पढ़े, एक तो हमने साइज वाला पढ़ा और सेकंड हमने क्या पढ़ा, आपके डिस्टेंस वाला पढ़ा कि मेन आइसलैंड से कितना डिस्टेंस है। तो हमने डिस्टेंस वाला पहले देख लिया। अब हम बात करते हैं आपके साइज की बात कर रहे हैं कि आपका स्मॉल आइसलैंड है या आपका लार्ज आइसलैंड है, जो हम पहले पढ़े। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है, जैसे कि हमने बताया, जितना बड़ा आइसलैंड होगा, मान लो आइसलैंड क्या है आपका लार्ज साइज का है, तो लार्ज साइज का आइसलैंड है तो उसके अंदर जो रेट ऑफ जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा आपका, कम होगा। रेट ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है आपकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल आइसलैंड। ठीक है। तो ये दो अदर फैक्टर्स थे, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस और साइज को क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं। और आपकी जो थ्योरी ऑफ आइसलैंड बाइजिंग किस रेट से आपकी इंडिविजुअल जो जब आपकी कोलोनाइज हो रही थी आइसलैंड के अंदर, और किस रेट से आपकी बताती है मैक आर्थर और आपकी विल्सन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पे वो टॉपिक खत्म हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिस्टर्बेंस एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। कि आपका जो डिस्टर्बेंस है ना, ये भी क्या करता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब डिस्टर्बेंस की बात करें, इसमें वर्ड आया डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस अगर हम इकोलॉजी की सेंस में बात करें, तो इकोलॉजी की सेंस में डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट सच एज स्ट्रॉम, फायर, फ्लड, ड्रॉप, overgrazing or human activity that change a community by removing organism from its altering resource availability। जो क्या करते हैं, आपकी जो स्पीसीज है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं, ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं। जैसे कोई भी एक एरिया था, उस एरिया के अंदर क्या हो जाए, आपके फ्लड आ जाए, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ की जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, वहाँ पे जो रिसोर्स है वो क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। और चेंज ऑफ रिसोर्स होने के कारण वहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पीसीज है, स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी लेस हो जाएगी। मान लो कोई भी एक मेन आइलैंड है,
ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया। जैसे अमेजन के जंगल में आग लगी, तो अमेजन के जंगल में आग लगने के कारण वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे, दैट मीन्स फॉरेस्ट आपके जो प्लांट थे वो आपके क्या हो गए, सभी आपके फायर के अंदर क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। दैट मीन्स वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे जो इन प्लांट्स को कंज्यूम करते थे या फिर इस फूड चैन के अंदर आपके पड़ गए थे, सभी क्या हो जाएंगे, आपके डेड हो जाएंगे। दैट मीन्स वहाँ पे जो रिसोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। और रिसोर्स कम होने के कारण वहाँ पे जो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतनी ही कम क्या होगी, आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। तो यहाँ पे अभी हमने एक वर्ड पढ़ा है डिस्टर्बेंस के। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, तो इकोलॉजी के सेंस में कोई भी इवेंट जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के नंबर को क्या करता है, आपका डिफेक्ट करता है, चेंज करता है, आपके रिसोर्स जो अवेलेबिलिटी है उसको एल्टर करता है, उन सभी इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अब हम बात करें कि कौन से डिस्टर्बेंस में कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी। तो अगर हम बात करें, अगर डिस्टर्बेंस की बात करें, अगर डिस्टर्बेंस स्पीसीज डाइवर्सिटी हैज बीन फाउंड लो इंटेंसिटी और frequency of disturbance because of competitive exclusion। ये बता रहा है कि अगर इंटेंसिटी, डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी क्या है, आपकी लो इंटेंसिटी है, तो जो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या होगी, आपकी लो होगी, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, आपका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होगा। मान लो कोई भी एक मेन आइलैंड है, ठीक है, इस मेन आइलैंड के अंदर दो टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है। एक है आपकी वीकर स्पीसीज और एक क्या है, आपकी स्ट्रोंगर स्पीसीज। ठीक है, एक आपकी क्या है, वीकर स्पीसीज है और एक आपकी स्ट्रोंगर स्पीसीज है। यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, दैट मीन्स आपकी जो डिस्टर्बेंस है, जैसे फ्लड है, फायर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बहुत कम प्रेजेंट है। आपका डिस्टर्बेंस क्या है, बहुत कम प्रेजेंट है। जो फ्रीक्वेंसी है डिस्टर्बेंस की वो बहुत कम वहाँ पे फ्लड आ रहा है, बहुत कम वहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी फॉरेस्ट फायर हो रही है। अदर जो डिजास्टर है वो बहुत कम है। दैट मीन्स इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत कम है। यहाँ पे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के लो होने के कारण यहाँ पे जो स्ट्रोंगर जो स्पीसीज है वो क्या करती है, वीकर जो स्पीसीज है उसको क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। यहाँ पे स्ट्रोंगर स्पीसीज ने वीकर जो आपकी स्पीसीज है उसको एलिमिनेट कर दिया। दैट मीन्स एक स्पीसीज है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पे जो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, आपकी लो डाइवर्सिटी होगी ड्यू टू लो इंटेंसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर डिस्टर्बेंस कम होगा, लो इंटेंसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस होगा, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, आपकी कम होगी। सेकंड कंडीशन में बता रहा है सिमिलरली एट हाई इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टर्बेंस, अगर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी इंटेंसिटी क्या हो, आपकी हाई इंटेंसिटी हो, तो जो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है हैज बीन फाउंड लो। अगर आपका हाई डिस्टर्बेंस है, हाई इंटेंसिटी है, तो भी जो आपकी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, आपकी लो होगी। रीजन क्या है, बिकॉज ओनली गुड कोलोनाइजर और हाई टॉलरेंट स्पीसीज कैन परसिस्ट। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो कोई भी एक आपका आइसलैंड है, इस आइसलैंड के अंदर मान लो आपकी जो डिस्टर्बेंस है, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मान लो ड्रफ्ट कंडीशन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी हाई। दैट मीन्स यहाँ पे जो सूखा है, मान लो एक साल के अंदर 8 महीने सूखा पड़ता है, फिर अगले साल भी 8 महीने का सूखा पड़ेगा। तो इस सूखे के दौरान, एक ड्रफ्ट कंडीशन के दौरान दो टाइप की स्पीसीज है। एक जो स्पीसीज है वो आपकी क्या करेगी, इस कंडीशन के अंदर अपने आप को क्या कर लेगी, सर्वाइव कर लेगी। दैट मीन्स आपके जो टॉलरेंट जो स्पीसीज होगी, जो इस ड्रफ्ट कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी, उस स्पीसीज के नंबर क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे। और जो स्पीसीज आपकी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, जो आपकी रेजिस्टेंस होगी, उसके नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे, वो क्योंकि डिजास्टर से क्या जाएगी, आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। तो जितने ज्यादा आपके क्या होंगे, डिस्टर्बेंस होंगे, उससे भी जो स्पीसीज डायरेक्टली हो जाएगी आपकी कम होगी। बिकॉज दो टाइप की स्पीसीज होती है, एक होती है आपकी रेजिस्टेंस स्पीसीज होती है और सेकंड कौन सी होती है, आपकी टॉलरेंट स्पीसीज होती है। जो टॉलरेट करेगी वो अपने नंबर को क्या कर लेगी, इंक्रीज कर लेगी। बट जो रेजिस्टेंस जो स्पीसीज होगी, जैसी ड्रफ्ट आएगी वो क्या जाएगी, आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। दैट मीन्स एक आइसलैंड पे क्या होगी, बहुत ही कम क्या होगी, आपकी स्पीसीज होगी। यहाँ से दो चीज कंक्लूजन निकलता है, अगर इंटेंसिटी कम है तो भी जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो लो होगी। अगर हाई इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी है तो भी जो आपकी जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, आपकी लो होगी। नेक्स्ट हम बात करें, थर्ड जो कंडीशन है, जो हाइपोथेसिस है कि इंटरमीडिएट जो डिस्टर्बेंस है, इंटरमीडिएट
डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस जब आपके जो डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी क्या होगी आपकी इंटरमीडिएट होगी, उस टाइम जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है, स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी। तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट disturbance hypothesis, both theoretically and experimentally, it has been demonstrated that species diversity is higher at the intermediate intensity or frequency or disturbance due to mix of the good colonizer and good competitors. ये थ्योरी क्या बताता है, ये हाइपोथेसिस क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव है कि अगर इंटरमीडिएट रेट क्या हो आपका डिस्टर्बेंस का हो, तो उनमें जो आपकी स्पीसीज होगी जो वहाँ पे कॉलोनाइज करेगी, तो वहाँ पे दोनों जो स्पीसीज है वो आपकी बढ़िया होगी, और वहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो क्या होगा आपका इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्या है इंटरमीडिएट, तो प्रे और प्रीडेटर के बीच में जो कंपटीशन होगा वो क्या होगा आपका गुड होगा। उस टाइम जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। तो इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो जैसे हम बता रहे हैं कि किसी भी ग्राफ में दो प्लॉट होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टर्बेंस को, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो आपकी यहाँ पे क्या है डिस्टर्बेंस क्या है आपका लो डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे क्या है आपका हाई डिस्टर्बेंस है, और यहाँ पे बीच में क्या है आपका इंटरमीडिएट क्या है आपका डिस्टर्बेंस है। देखो जब डिस्टर्बेंस क्या है आपका कम है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या है आपकी कम डाइवर्सिटी है। जब हाई डिस्टर्बेंस है तो उस टाइम भी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या है आपकी कम स्पीसीज डाइवर्सिटी है। रीजन क्या बताया था, जब आपका लो डिस्टर्बेंस है तो लो डिस्टर्बेंस होने के कारण जो कंपिटिटर है वो क्या करेंगे अपने जो वीकर जो स्पीसीज है उसको क्या कर देंगे आपके एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ड्यू टू कंपटीशन जो आपकी वीकर जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, जिसके कारण जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होगी आपकी बहुत कम होगी। अगर हम हाई डिस्टर्बेंस है तो हाई डिस्टर्बेंस के अंदर जो ओनली टॉलरेंट जो स्पीसीज है वही क्या कर पाएगी आपकी टॉलरेट कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, तो भी स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी आपकी कम होगी। बट अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस, जब इंटरमीडिएट क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जब इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपकी जो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी आपकी मैक्सिमम क्या होगी स्पीसीज डाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस, अगर डिस्टर्बेंस क्या है इंटरमीडिएट है तो आपकी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होगी हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। और इसी से बेसिक क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करते हैं जो प्रीवियसली ईयर पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, इसमें पूछा गया है फ्लोइंग फिगर शो मैकआर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ बायोटा ऑन ए सिंगल आइसलैंड ए बी सी एंड डी इन ऑर्डर आर। ए बी सी डी ऑर्डर के अंदर क्या है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ स्पीसीज को, और वाई एक्सिस पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि किस रेट से नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है आपकी एमिग्रेंट और एक्सटिंक्ट हो रही है या फिर आपका इमिग्रेशन हो रहा है। तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 102 का क्या आंसर होगा। ओके, इसका आंसर बी है, राइट है। देखो जैसा कि हमने बताया था कि आपकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, जितनी कम स्पीसीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका एमिग्रेशन होगा, और जितनी ज़्यादा आपकी स्पीसीज होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा आपका एक्सटेंशन होगा। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एमिग्रेशन सॉरी एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपकी जो ये थ्योरी है दो ही चीज बताती है, एक तो आपका कोलोनाइजिंग को और आपके एक्सटेंशन रेट को। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है इमिग्रेशन को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल सी की बात करें तो सी हमने बताया था कि जहाँ पे आपकी इमिग्रेशन और एक्सटेंशन क्या आपके इक्वल हो, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज, आपका जो इमिग्रेशन जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम रेट पे है, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज को। वाइल डी की बात करें तो डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मान लो एक स्पीसीज है, यहाँ पे आपकी 10 स्पीसीज है, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डी, दैट मीन्स साइज ऑफ स्पीसीज पुल को क्या कर रहा है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैकआर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी
विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू, आपको ट्रू बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि लार्जर आइसलैंड एंड आइसलैंड क्लोजर टू कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पीशीज देन द स्मॉलर एंड आइसोलेटेड आइसलैंड। ये बता रहा है कि आपका जो आइसलैंड है अगर लार्जर होगा। सेकंड क्या बता रहा है, आइसलैंड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट, कि मान लो आपका ये कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट के क्या आपका क्लोजर है, तो आपके यहाँ पे जो स्पीशीज है, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी आपकी मोर होगी एज कंपेयर टू स्मॉलर एंड आइसोलेटेड। मान लो कोई एक स्मॉलर आइसोलेटेड है और आपका ये आपका कॉन्टिनेंट है, तो ये आपकी क्या है कॉन्टिनेंट से क्या आपकी आइसोलेटेड है। यहाँ पे जो स्पीशीज होगी वो क्या होगी आपकी लेस स्पीशीज होगी, स्मॉलर स्पीशीज होगी। दैट मीन्स सही कह रहा है कि अगर ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, रीजन आपका आइसलैंड से मेन आइसलैंड से डिस्टेंस क्या होगा आपका फार होगा, तो उतना ही कम इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन उतना कम होगा, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी क्या होगी आपकी लेस होगी। अगर मेन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल आपके एडजेसेंट क्या होगा आपका आइसलैंड प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे जो स्पीशीज है वो आपकी ज़्यादा होगी। दूसरा स्पेस ज़्यादा है तो फूड रिसोर्स भी ज़्यादा होंगे, फूड रिसोर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो स्पीशीज है वो क्या कर पाएगी आपकी सर्वाइव कर पाएगी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, लार्ज आइसलैंड closer to the continent are expected to have more species than smaller and isolated ones. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पैरामीटर प्लॉटेड ऑन y एक्सिस अगेंस्ट जनरेशन टाइम वुड गिव द कर्व शो इन द फिगर। इस कर्व के हिसाब से यहाँ पे जो आपका y एक्सिस है, हमने बताया था दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है एक y एक्सिस। ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जनरेशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो y एक्सिस है उस पर हम किस चीज को प्लॉट करें, सर्वाइवरशिप को प्लॉट करें, बॉडी साइज को प्लॉट करें, लाइफ स्पान को प्लॉट करें, या फिर आपके इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को हम क्या करें प्लॉट करें। यहाँ पे एक टर्म है ये जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम, ठीक है। एक होता है आपका गेस्टेशन टाइम, गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं या फिर जनरेशन पीरियड की बात करते हैं, और एक होता है इसके अंदर इंक्यूबेशन टाइम, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो गेस्टेशन पीरियड वो होता है कंसेप्शन से लेकर, ठीक है, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और बर्थ से लेकर ये जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करता है बर्थ देता है, गिव्स बर्थ, दैट मीन्स जब यंगवंस प्रोड्यूस करता है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं जनरेशन पीरियड बोलते हैं। बर्थ से लेके जब तक वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होकर यंगवंस को प्रोड्यूस करता है, न्यू अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं जनरेशन टाइम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं जनरेशन पीरियड बोलते हैं। तो जनरेशन पीरियड बर्थ से लेके जब तक वो बर्थ गिव बर्थ करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, उसके बीच का जो टाइम होता है सेक्सुअली प्रोडक्टिव एज तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं जनरेशन टाइम बोलते हैं। और जब कंसेप्शन होता है दैट मीन्स आपके जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उससे लेके बर्थ तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं गेस्टेशन टाइम या गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है और जब उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसके बिटवीन का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरेशन पीरियड की बात करें कि मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसके बर्थ मान लो वो बर्थ है और उसके ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली प्रोड्यूस होने का टाइम मान लो आपका क्या है कि वो 10 डेज के अंदर क्या होता है आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, दैट मीन्स 10 डे के बाद वो क्या कर सकता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। और एक इंडिविजुअल है वो आपके बर्थ के 1 ईयर के बाद क्या कर सकता है आपके इंडिविजुअल्स को बर्थ दे सकता है। या फिर अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में आफ्टर द प्यूबर्टी मान लो 18 ईयर्स के बाद वो इंडिविजुअल क्या कर पाता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाता है। तो अगर यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड को अगर हम कम करें तो गेस्टेशन पीरियड कम होगा तो जो आपकी मैच्योरिटी है वो जल्दी आएगी, मैच्योरिटी जल्दी आएगी तो ऑफस्प्रिंग क्या होंगे आपके
ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ होगा, वहाँ की पॉपुलेशन का जो इंट्रेंसिक जो रेट ग्रोथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि जो गेस्टेशन जो पीरियड जनरेशन जो टाइम है वो क्या आपका स्मॉल है, क्योंकि 10 डेज के अंदर वो सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं और अपने ऑक्साफ्रिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन 10 डेज के बाद जो ऑक्साफ्रिन है वो फिर 10 डेज के बाद क्या करेंगे, आपके ऑक्साफ्रिन को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि मान लो कोई एक फर्स्ट इंडिविजुअल था, ठीक है, ये आपके 10 डेज के बाद क्या हो गया, आपका सेक्सुअली मैच्योर हो गया और मैच्योर होने के बाद इसने क्या किया, ऑक्साफ्रिन को प्रोड्यूस किया। अब ये जो ऑक्साफ्रिन है ये फिर से 10 डेज के बाद क्या हो जाएगी, आपकी सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी और ऑक्साफ्रिन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। फिर आफ्टर दी 10 डेज फिर से आपकी सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी, फिर से क्या करेगी, आपके न्यू इंडिविजुअल्स को न्यू ऑक्साफ्रिन को प्रोड्यूस करेगी। एक स्पीसीज मान लो, आपकी सेकेंड जो स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है मान लो आपके 1 ईयर के अंदर क्या होता है, आपकी सेक्सुअली मैच्योर होती है, दैट मीन्स 1 साल के बाद क्या करेंगे, ऑक्साफ्रिन को प्रोड्यूस करेंगे। देन फिर 1 साल कंप्लीट होगा, फिर ये ऑक्साफ्रिन क्या करेंगे, आपके सेक्सुअली मैच्योर होकर क्या करेंगे, ऑक्साफ्रिन को प्रोड्यूस करेंगे। फिर 1 ईयर के बाद ये आपके सेक्सुअली मैच्योर होंगे ऑक्साफ्रिन, फिर से क्या करेंगे, आपके ऑक्साफ्रिन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम बात करें इस पॉपुलेशन की बात करें, इस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स है उसका जनरेशन टाइम क्या है, 1 ईयर है। तो इसमें 3 साल के बाद क्या होगा, आपकी 8 इंडिविजुअल्स क्या होंगे, आपके प्रोड्यूस होंगे। एक पॉपुलेशन की बात करें तो इस पॉपुलेशन में मान लो क्या है, आपकी एक जो स्पीसीज है वो 30 डेज के अंदर क्या कर रही है, 8 इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो किसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगी, किसमें इंट्रेंसिक रेट ज्यादा होगा, आपकी जो जनरेशन टाइम जितना कम है उतनी ज्यादा रेट से क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी। और जितना ज्यादा गेस्टेशन पीरियड होगा उतना ही स्लो क्या होगा, रेट ऑफ इंट्रेंसिक ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ आर, इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ करेंगे कि यहाँ पे जनरेशन टाइम कम है, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंट्रेंसिक ग्रोथ है वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। दैट मीन्स जनरेशन टाइम 10 है तो आपकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी, आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होगी। मान लो जनरेशन टाइम यहाँ पे 1 ईयर है, यहाँ पे जो स्पीसीज होगी, जो रेट होगा ग्रोथ का वो क्या होगा, आपका लो होगा। यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे,